हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूपी बोर्ड में जो है हमारी एनसीईआरटी इस्टेब्लिश हो गई है, यानी कि लागू हो गई है। तो एनसीईआरटी अप्लाई होने के बाद जो है पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपरों का। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यार अगर कहीं से हमें मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह से आ रहा है आएगा, तो वो सारी चीज़ आपकी आसान हो जाएंगी। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है यूपी बोर्ड का, यानी कि यूपीएमएसपी जिसे आप बोल देते हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो उसका जो है नागरिक शास्त्र का कक्षा 12वीं का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, कौन कौन से नंबर का कितने क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा अब जो है आपका पेपर जो है पहले थोड़ा बहुत ही अलग होता था। पहले तो आपका पेपर जो है 50 नंबर का आप एक सेशन में देते थे, दूसरा सेशन में आप 50 नंबर का देते थे। एक ही दिन में पेपर होते थे 50-50 नंबर के। टाइम आपको मिलता था 6 घंटे, क्योंकि 50 नंबर का पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे मिलते थे। अब क्या कर दिया, अब टाइम घटा दिया और पेपर एक ही कर दिया 100 नंबर का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। तो यही आपका सीबीएसई बोर्ड में लागू होता है। और सीबीएसई बोर्ड देखिएगा आपको यूपी बोर्ड के ज़्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने के हैं, ठीक है। इस बेस पे जो आपका नया सिलेबस आया है, नया पैटर्न आया है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप सीबीएसई बोर्ड की भी वीडियो देख सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस वहाँ पे आपकी सीबीएसई में कोई भी नंबर कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बस ये है। और यूपी बोर्ड में जो है नंबरों के हाई क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि हाई नंबर को क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन आपको सीबीएसई में नहीं देखने के लिए मिल सकते, यूपी बोर्ड में देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं बात करें कि हमारे क्वेश्चन पेपर किसका आसान होता है, तो मैं आज आपको भी बता देता हूँ। देखिएगा सीबीएसई का पेपर थोड़ा कठिन होता है मुकाबले यूपी बोर्ड के, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अब तक हमारा एक्सपीरियंस जो है यूपी सीबीएसई बोर्ड पे हमने बहुत कम कर चुके हैं। यदि आप हमारी 5 वीडियो देखना चाहते हो विद आंसर, ठीक है, यहाँ पर तो हम क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, पर सॉल्यूशन की भी हमने बात कर रखी है। 5 हमने सीरीज निकाल रखी है, 5 वीडियो की सीरीज हमने यूपी सीबीएसई बोर्ड पे। तो अगर आप उनको देखना चाहते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप जो है उन वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही दो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे मार्केट में। और यहाँ पर जो है मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ जो आपका नागरिक शास्त्र का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं सीबीएसई बोर्ड का जो आपका 5 हमने बना रखे हैं, जिसे वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में से पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को रफ्तार और विस्तार के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है विषय नागरिक शास्त्र कक्षा 12, ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो आपका बोर्ड है यूपी बोर्ड, उसका मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये आपका ऑथेंटिक आपका क्वेश्चन पेपर है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से हमने निकाल रखा है, जहां पर केवल एक ही क्वेश्चन पेपर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपका टाइम जो है, आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ओके। और आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 100 नंबर, ठीक है। तो देखिएगा आपको जो है 100 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद हम इसके कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, तो खास तौर से, ठीक है। तो टाइम आप ध्यान रखिएगा, 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर करना है 100 नंबर का पेपर, ठीक है। पहले क्या होता था, आपको 50 नंबर का पेपर 3 घंटे 15 मिनट में करना पड़ता था, फिर आधे घंटे के गैप के बाद आपको फिर 50 नंबर का पेपर 3 घंटे 15 मिनट में करना होता था, ठीक है। तो पहले बहुत ज़्यादा ही मतलब कि एकदम खुलापन कर रखा था, लेकिन अब थोड़ा सा सही कर दिया है। तो चलिए हम जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं जो इंस्ट्रक्शन का है। तो देखिएगा इंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट दे रखा है कि प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट दे रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और उनके अंक जो हैं सामने लिखे हुए हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है 1 से लेकर 10 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो MCQ हैं। यानी कि अब देखिएगा मैं आपको बता दूँ, NCERT जहाँ जिन जिन राज्यों में लागू है, जिन जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर अब MCQ का मतलब कि ट्रेंड आ चुका है। CBSE हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, हर स्टेट्स में जो है अब MCQ लागू हो चुके हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे सारे बोर्ड अपने पास जो है इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपको MCQ देखने के लिए मिलेंगे। और चौथा आपका जो पॉइंट है वो कह रहा है 11 से लेकर 20 तक हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में यानी कि एक वाक्य में देना है, ठीक है। याद रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका आपको उत्तर जो है 10 शब्दों से अधिक नहीं देना है, यानी कि एक वाक्य में आप दे सकते हो। तो आगे लिखते हैं कि मतलब 5वां पॉइंट है इंस्ट्रक्शन का। तो प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से लेकर 30 तक जो है उनका उत्तर आपको लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है।
और प्रश्न संख्या 31 से लेकर 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आपके प्रश्न 32 हैं और 32 ही क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में आते हैं और 32 ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आते हैं। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से जिस तरह से शब्द बता रहे हैं कि आपको 250 शब्द लिखने हैं, आपको 125 शब्द लिखने हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यूपी बोर्ड ने थोड़ा टाइम कम दिया है, क्योंकि इसके मुकाबले देखा जाए तो पेपर के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड होता है। अगर आप CBSE का पेपर देखोगे तो वो आपको थोड़ा कठिन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये पहली बार है कि NCERT लागू हुई है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचना, कंपेयर करके देखना मेरी वीडियो की सीरीज में कि आपको टाइम कम मिल रहा है उसके हिसाब से, कि क्योंकि 8 नंबर के भी क्वेश्चन है। CBSE बोर्ड में 8 नंबर के क्वेश्चन होते ही नहीं है, वहाँ 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो भी 3 होते हैं। ठीक है, और यहाँ 8 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके 4 नंबर के भी हैं यहाँ पर। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सेक्शन A की तरफ, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है सारे। ठीक है, तो जो आपके MCQ क्वेश्चन है उनके तो आंसर मैं आपको बता ही दूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शानदार और आसान है क्वेश्चन। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब करी गई? तो ये क्वेश्चन जो है SRC से लिया गया है, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे SRC बोलते हो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए SRC की स्थापना जो है हमारी 1953 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 1951, 1952, 1953, 1954। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर C है, 1953। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों करी गई थी? कि भाषा ये आधार पर जो है राज्यों को गठित करना। ठीक है, जो हमारे नए नए राज्य थे जो बने थे, तो उनमें कहीं ना कहीं आंदोलन की आंदोलन होने लग गए था, तो हम उसके आधार से कह सकते हैं। और इसमें आपके एक व्यक्ति थे श्री रामोलू पोट्टी, जो भूख हड़ताल के बाद जो है उनकी मौत भी हो गई थी, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषीय आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, भाषीय आधार पे मतलब गठित करा गया, पहला राज्य बना जो। तो चलिए उसी के बाद जो है हमारा SRC का फिर गठन होता है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो MCQ का है, उसका ये कह रहा है कि निम्न देश में से कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र इसमें देखिएगा सोवियत संघ में मित्र राष्ट्र, अब यहाँ पर देखा मित्र राष्ट्र नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, फ्रांस में मित्र राष्ट्र है, अमेरिका भी मित्र राष्ट्र है, सोवियत संघ, लेकिन इटली मित्र राष्ट्र नहीं है, तो इटली इसका सही उत्तर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में कहाँ संपन्न हुआ? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बेलग्रेड में आपका संपन्न हुआ था पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है वो भारतीय जनसंघ से है, और चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनसंघ का दोस्तों आपको पता होना चाहिए गठन जो है 1961 में हुआ था। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1961 कह रहा हूँ, 1951। ठीक है, 1951 में 21 अक्टूबर को हुआ था, तो याद रखिएगा। और इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए 1955, 1953, 1952, 1951। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है 1951 है, यानी कि D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना करी गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ फ्लड आप मतलब कि एक प्रकार से फ्लो से इंगित कर सकते हैं। जो फ्लो होता है तो बहता है। ठीक है, फ्लो में बहना, तो बहता क्या है इसमें से बताओ? दूध ही तो बहता है, अनाज थोड़ी बहेगा, तिल भी नहीं बहते। मत्स्य पालन, अब मछली तो आप रहने दीजिए, तो दूध से आप फ्लड का एग्जाम्पल याद रख सकते हो। अगर आप भूल जाओ तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये। और अमूल की शुरुआत जो हुई वो सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है यहाँ पर NCERT में। और जो हमारा छठा क्वेश्चन है 9/11 की जो घटना है, आतंकवादी हमला किस देश पर करा गया? तो USA पर करा गया था, यानी कि अमेरिका पर करा गया था। ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है। इसमें ऑप्शन इटली, जापान, UK है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो हरियाणा, आपका उत्तराखंड से हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि B ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में खुले द्वार की नीति अपनाई गई? तो यहाँ पर ऑप्शन है चीन, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। सभी को पता है 1978 में चीन के अंदर खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी, तो चीन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, A ऑप्शन बिल्कुल सही है। कारगिल संघर्ष कब हुआ? तो कारगिल संघर्ष सबको पता है, जो हमारा कारगिल युद्ध था 1999 में हुआ। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस दौरान हमारे, तो 1999 में हमारा कारगिल संघर्ष हुआ था। ठीक है, बिल्कुल देखिएगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल यही है, जैसा CBSE बोर्ड में आता है ऐसे यूपी बोर्ड में आ रहा है। तो देखिएगा, इसलिए मैं आपसे यह कहूँगा कि आप जो है CBSE के एक बार क्वेश्चन पेपरों को जरूर देख लेना, तो आपको अनुभव हो जाएगा। यदि आप CBSE के क्वेश्चन पेपरों को सोल्व कर लोगे, उनके आंसर भी हमने बता रखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड में इस तरह के अभी क्वेश्चन पेपर रिलीज ही नहीं करे हैं, तो हम कहाँ से मतलब कि कंटेंट क्रिएट करें।
ठीक है, तो इसलिए आप सीबीएसई से हेल्प ले सकते हो। तो देखिएगा 10वां क्वेश्चन है, 10वें में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल के घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता। तो देखिएगा संपूर्ण क्रांति का जब आह्वान करा तो कहीं ना कहीं उससे परेशान होकर ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करी, तो ये तो मेल खाता है। क्वेश्चन पूछा कौन सा मेल नहीं खाता, 1974 में रेल हड़ताल हुई इसलिए, तो उसके बाद बहुत सारे कारण बने और इसी के बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तो ये भी मेल खाता है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा मेल नहीं खाता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला जो गलत आया था, ठीक है, इंदिरा गांधी के फेवर में नहीं आया, इसलिए जो हम कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन मेल खाता है। क्वेश्चन पूछा है मेल नहीं खाता, तो देखिएगा सहाय आयोग की रिपोर्ट का निष्कर्ष, तो सहाय आयोग की रिपोर्ट का निष्कर्ष तो बाद में निकला था, ठीक है, आपातकाल पहले लग गया था, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ तक ही मैं आंसर बताए थे आपको। तो चलिए हम अगले जो है क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं अब। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है गुटरनफेक्ट आंदोलन क्या है। 12वां क्वेश्चन है गुटरनफेक्ट आंदोलन के बारे में आप बता ही दोगे, बहुत ही शानदार है। 12वां क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस नदी व किस आंदोलन से है। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बता दूं सरदार सरोवर परियोजना वाला ये जो आंदोलन वाला पार्ट है ना, सीबीएसई के अंदर ही काट दिया गया है। ठीक है, लेकिन यूपी बोर्ड में ये है। अब सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है यूपी बोर्ड भी एक्शन धीरे धीरे लेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है, सेकंड टाइम हो रहा है, इसलिए तो वहाँ से एक्सपीरियंस जरूर ले रहा है और आपस में कोलैबोरेशन थ्योरी के माध्यम से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड काम कर रहे हैं। 13वां आपका क्वेश्चन है वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समकालीन आप सुरक्षा पढ़ते हो, समकालीन मतलब कि विश्व में सुरक्षा, तो उससे आपका ये क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है आपका आज़ादी के समय रियासतों की संख्या कितनी थी तथा भारत को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है। तो आपको इसका ऑप्शन क्या लिखना, 565 देशी रजवाड़ों की संख्या थी तथा जोड़ने का श्रेय आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। 15वां क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट कब और कहाँ संपन्न हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2 नंबर का। देखिएगा इतना जो है ना 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है सीबीएसई के अंदर, यहाँ पर 2 नंबर मिल जाते हैं आपको 2 पॉइंट लिखने के। ठीक है, तो बस 2 पॉइंटों को मैं कह रहा हूँ, यूपी बोर्ड में आपका बहुत ही ज़्यादा आसान है पेपर मुकाबले सीबीएसई के। तो देखिएगा 16वां आपका क्वेश्चन है कश्मीर पर कबायली आक्रमण कब और किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। तो आपको ये बताना है समकालीन अमेरिकी वर्चस्व वाला जो आपका चैप्टर है, ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है नक्सलवादी आंदोलन किस स्थान से हुआ। वर्तमान में भारत में कितने राज्य नक्सलवाद से प्रभावित हैं। ठीक है, जिन्हें रेड जोन भी कहते हो आप। तो आप जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप इसमें बताना। ठीक है, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को करना। 19वां क्वेश्चन आसियान का पूरा नाम लिखना है, तो आपको बताना है आसियान का जो हमारा पूरा नाम है वो क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के उन 2 देशों के नाम लिखिए जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पे अगर ज़्यादा डीपली यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे तो इसे अगली बार नहीं देंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले जो हैं यहाँ पर आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूँ 2020 के बिल्कुल एंड में अगर हम बात करें, 2020 के एंड में नहीं कहना चाहिए, 2019 के एंड में। ठीक है, 2019 के एंड में, और जब 2020 की स्टार्टिंग हुई थी तो जनवरी में 31 जनवरी के दौरान जो है आपका 31 दिसंबर के दौरान ये वाला जो महीना निकला था आपका 2020 का, 2019 का, 2019 दिसंबर और 2020 जनवरी, उस दौरान ब्रिटेन बाहर हो गया है। ठीक है, जब ब्रिटेन बाहर हो गया है तो सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य जो बचा यूरोपीय संघ में वो केवल फ्रांस बचा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत दे दिया है यहाँ पर, तो मतलब कि इन्हें यहाँ से हटा लेना चाहिए। वैसे अब तो हो सकता है ये पहले पब्लिश हो जाते हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पहले पब्लिश हो गया हो इसलिए। ठीक है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन नहीं आने का। ठीक है, आएगा तो केवल एक पूछेगा कि एक स्थायी देश बताइए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन आपका हट चुका है, आपका मतलब कि ये जनवरी 2020 में हट गया था, दिसंबर आपको बता रहा था, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। और देखिएगा मैं आपको सीबीएसई की एक खासियत बता दूँ, सीबीएसई यहाँ पर मैप का वर्क, कार्टून का वर्क, पैराग्राफ के क्वेश्चन नहीं आते। सीबीएसई में क्या होता है, पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, कार्टून के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कार्टून आ जाते हैं, और आपके मानचित्र पर आधारित भी क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो लोग, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रचनात्मक आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है यूपी बोर्ड में। तो देखिएगा 21वां क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के कार्य का उल्लेख करें। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के कार्य का उल्लेख करो, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा गया है, 4 नंबर में पूछा गया है सीबीएसई में, लेकिन 5 नंबर का आपको यहाँ यूपी बोर्ड में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसका अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए कि आप इतना सा लिखने के आपको 5 नंबर मिलने हैं।
22वां क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यूपी उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो हमेशा ही, चाहे वो हम अगर यूपी एमएसपी की बात करें यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो कहीं ना कहीं वो अंबेडकर पे जो है हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर दे देता है। तो देखिएगा दोस्तों, आप जो है ऐसे कॉमन टॉपिक हैं इस पर अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखिएगा, ठीक है। तो आपके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर पर आपको छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, जो 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, सभी को आपको पता होगा इसका उत्तर। 23वां आपका क्वेश्चन है विश्व स्तर पर शरणार्थी समस्या पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जो आपका जो है फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, गुटनपेक्स आंदोलन के बाद जब आप पढ़ते हो तो उसी में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये सीबीएसई बोर्ड में जो है अब की बार हटा दिया जा चुका है टॉपिक, लेकिन आपका यूपी बोर्ड में तो है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है आपका क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति भारत सरकार का नज़रिया विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो हमारी रीजनल जो हमारी आकांक्षाएं हैं उसके जो आपका चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं उससे लिया गया है और 5 नंबर का आपका मतलब कि क्वेश्चन है। 26वां आपका क्वेश्चन है भारत और रूस के संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा गया है और आपका यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन पर बहुत ही अच्छी नज़र बना कर रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27वां आपका हरित क्रांति क्या थी, इसके 2 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। हरित क्रांति क्या थी, इसके 2 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला 28वां क्वेश्चन है दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका और ये लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरे वाले जो हैं आपके वो 6 नंबर के हैं, ठीक है। हरित क्रांति वाला क्वेश्चन भी 6 नंबर का है 2+4 और आपका भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का जो महत्व है वो भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन पे बात करते हैं जो ये भी 6 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 29, 30, 2 और आपका 27, 28, 2, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो 6 नंबर के ऐसे ही आगे, लेकिन 6 नंबर के सीबीएसई बोर्ड में मैं आपको बता दूं तो कितने क्वेश्चन आते हैं, मात्र 3 आते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चनों का जब आप लेवल देखोगे तो तुम्हें हाई देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 29वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2002 में भारत द्वारा किस वैश्विक पर्यावरणीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इतना बताने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर इसी में आपको बताना है कि भारत के संदर्भ में साझी संपदा के अर्थ का उदाहरण देकर संक्षेप में विवेचना कीजिए। इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। साझी संपदा अच्छा टॉपिक है और आप इसे आसानी से कर भी लोगे। 30वां आपका क्वेश्चन है किन 2 संशोधनों के द्वारा महिलाओं के स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो पहले तो आपको इसके बताना है और इसमें 2 संशोधन आपको बताना है, वही आपका 73वां 74वां, ठीक है। 2 नंबर इसके मिल जाएंगे और स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना है, ठीक है। इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय आपके प्रश्न है जो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन है और 8 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं सीबीएसई बोर्ड में केवल आपके हिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में नहीं। तो यहाँ पर लेकिन सिविक्स में आपका उत्तर प्रदेश में 8 नंबर के क्वेश्चन भी लागू हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और 8 नंबर का क्वेश्चन है ये 31वां और 32वां, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन है केवल 8 नंबर के, तो जिसे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हो। तो चलिए 31वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चनों की एक खासियत है कि यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, यानी कि 2 क्वेश्चनों में 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक ऑप्शन मतलब कि एक्स्ट्रा 2 इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर 31वां क्वेश्चन है दक्षेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है आपका दक्षेस, जिसे आप सार्क कहते हो हिंदी में, कि इसकी स्थापना कब हुई पहले ये बताना है, फिर कहाँ हुई ये बताना है, ठीक है। फिर आपको बताना है दक्षेस से क्या सी है, फिर ये बताना है। फिर इसी में ही आपको बताना है कि दक्षिण एशिया दक्षेस से क्या सी है। फिर जब इतना बताओगे इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। दक्षेस की स्थापना कब और कहाँ हुई, इसके 2 नंबर मिलेंगे। फिर आपको 4 बचे नंबर आपके 4 नंबर आपको कितना करने के लिए मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे 4 नंबर इसके आपको बताना है दक्षिण एशिया के देशों में दक्षेसर यानी कि जैसे सार्क के कहते हैं, तो सार्क और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। इतना लिखने के आप फिर को आपको 4 नंबर मिलेंगे तो इसका उत्तर लिखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो तोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं यूपी बोर्ड में, मतलब कि आपको डिवाइड करके, बहुत ही आसान है जो थ्योरी। आसियान की स्थापना कब की गई, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आसियान शैली क्या है, अब देखिएगा कब की गई, मात्र और मात्र सन लिखने के ही 2 नंबर मिलने हैं आपको। आसियान शैली क्या है, इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा 2 नंबर ठीक है इस क्वेश्चन की। आसियान शैली क्या है ये पूछ लिया, अच्छी बात है। आसियान की उपलब्धियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है। आसियान की जो हमारी मतलब कि उपलब्धियाँ हैं, तो उस पर आपको अचीवमेंट जो है आसियान ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका ही आपको आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, ये भी हमारा 8 नंबर का ही है और
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करी गई, ये कब बतानी है, केवल आपको डेट बता देनी है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भाई आपकी 25 जून 1975 को की गई, ठीक है, 25-26 जून 1975 को लिख देना। तो इतना लिख दोगे आप। उसके बाद पूछा गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख है, 2 नंबर इतना से करने के मिल जाएंगे। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का। और इसमें फिर आपसे पूछा है कि इसके तात्कालिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, जो आपके प्रभाव हुए राष्ट्रीय आपातकाल का वो आपको बताना है, 4 नंबर इसके बनेंगे। तो बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है। अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है इसी के, तो अथवा में पढ़ते हैं कि अगर आप ऊपर वाला ना करना चाह रहे हो, अगर नहीं आता है तो नीचे वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भारत द्वारा प्रथम एवं द्वितीय परमाणु परीक्षण किन किन वर्षों किया गया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणु परीक्षण किन किन वर्षों किया गया। तो आपको पता है 1974 में पहला हुआ, फिर 1998 में हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 2 सन लिख देनी है, बस आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपसे पूछा है कि भारत की परमाणु नीति का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, आपको बताना है। 2 नंबर इसके पॉइंट के आपके सही दिए हैं कि 2 नंबर में पूछा है, ठीक है। फिर आपको बताना है 4 नंबर के अंदर कि परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भारत की परमाणु परीक्षण के पश्चात जो है भारत इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रमुख लक्ष्य जो हैं और उद्देश्य जो हैं उस पर आपको विवेचना करनी है। इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। और एंड में आपको मैं यही कहना चाहूँगा, इन सभी क्वेश्चनों के अगर आप आंसर वाक्य में ही जानना चाहते हो तो मैं आपसे बता दूँ, हमने CBSE के ऊपर जो है 5 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन को सोल्व करके बता रखा है हिंदी में ही। तो आप उन वीडियो की सीरीज को देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप कहोगे यार हम तो यूपी बोर्ड से, हम CBSE वाले का क्यों देखें, पर मैं आपको बता दूँ जितने भी क्वेश्चन है आपको मैंने यहाँ पर बताएं, इतने ही उससे हार्ड क्वेश्चन आपको CBSE में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप उसके मेरी वीडियो को देख लोगे तो आपको यहाँ बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं आखिरकार एग्जाम में, ठीक है। तो क्योंकि हर जगह NCERT है, तो जहाँ जहाँ NCERT है तो आप उनका सहारा ले सकते हो, चाहे वो CBSE हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आना है, ठीक है। टोटल 32 क्वेश्चन आएंगे आपके, 8 नंबर के भी क्वेश्चन है, 6 नंबर के भी क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो चलिए हम जो हैं अब आपको बता दें, कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। अगर हम पॉसिबल करेंगे कि आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दें, तो डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। दूसरा मुझको आपको ये बताना है कि दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा मैं आपसे बता दूं, और जैसे ही अगर आप दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करके और लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारे अंदर, जैसे आप लाइक करते हो तो हमारे पास तुरंत नोटिफिकेशन जब आता है तो यार हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ का कि अब आपके लिए कुछ करा जाए। क्योंकि अब तक जो है हम CBSE बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए हमने बहुत कार्य करा, लेकिन जब से NCERT लागू हुई है तो मेरा मन ये है कि मेरे पास देखिएगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको बताने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपने एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करें। और एक बार यही कहूँगा कि आप अपने CBSE के जो हैं आपके क्वेश्चन पेपरों की जो हमारी सीरीज़ है उनको देख लें, तो सिविक्स का आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाए। तो तब तक ले दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।